सभी बच्चों को नमस्कार। कल हमने कंकाली समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम कंकाली समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल साइंस इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। ये जो कंकाली समीकरण है, इनको यानी संतुलित करने की, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो विधि है, इसको कहते हैं अपन हिट एंड ट्रायल विधि। इसका दूसरा नाम अनुमान विधि भी है, हिट एंड ट्रायल। ट्रायल यानी बार बार कोशिश करते हैं उनको, जो रासायनिक समीकरण है उनको संतुलित करने के लिए। तो इस विधि का नाम हिट एंड ट्रायल विधि है। इस विधि के अलग अलग इनके स्टेप हैं। उन स्टेपों को आपको समझना है। जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न एक प्रकार का आपको यानी कंकाली समीकरण दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस समीकरण को संतुलित करें। तो ये जो स्टेप हैं, इन स्टेप को आपको इनका वर्णन नहीं करना है। परीक्षा में जिस हिसाब से यानी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि ये जो कंकाली समीकरण होते हैं इनको संतुलित कैसे किया जाए। जैसे सर्वप्रथम अभिकारकों और उत्पाद के सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ये बॉक्स इसलिए बनाए गए हैं कि ये इनके प्रॉपर यानी फॉर्मूले हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बॉक्स के बाहर अगर हमारे को इनके यानी परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है अभिकारक एवं उत्पाद में, तो बॉक्स के बाहर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 से 3 से, जिससे भी ये इनके दोनों ओर यानी परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। तो बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ बाहर अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए आपको यानी समझाने के हिसाब से इसमें इनको बॉक्स के अंदर लिखा गया है। तो ये बॉक्स में लिखने का औचित्य यही है कि आप इनके मूल, इनका जो सूत्र है यौगिकों का, उनमें कोई भी आपको परिवर्तन नहीं करना है। अब इसके अंदर यानी सेकंड स्टेप में दोनों ओर के विभिन्न तत्वों की यानी परमाणु संख्या को अपन इसके अंदर यानी लिखेंगे। जैसे यह एक यानी रासायनिक अभिक्रिया है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। यहाँ देखो लोहे का एक परमाणु है फेरम का, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन का कितना है? 1। ये तो अभिकारक में ये जो तत्व हैं इनके परमाणुओं की संख्या है। इधर देखेंगे उत्पाद में फेरम के कितने परमाणु हैं? 3। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 हैं। तो ये अपन करेंगे यानी सेकंड स्टेप में। ये आपको सिर्फ समझना है कि जब अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो सबसे पहले आप उसके ऊपर बॉक्स बना लें। अगर नहीं भी बनाए तो आपको ये माइंड में रखना है कि मुझे इनके मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये बॉक्स वगैरह पीछे जो नहीं बताए गए हैं, ये आपको नहीं समझाने के हिसाब से बताए गए। अब तीसरा जो स्टेप है इसमें बताया गया है कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करेंगे। उस यौगिक में भी सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित करेंगे। इस लाइन से आप क्या समझे? सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक, जैसे ये तो एक हो गया तत्व, ये एक यौगिक हाइड्रोजन जल, इसमें कितने हैं? इसके अंदर यानी परमाणु कितने हैं? 2 परमाणु तो हाइड्रोजन के, 1 परमाणु ऑक्सीजन का। तो ये जो यौगिक जो यौगिक है इसके अंदर कितने यानी कि टोटल इसमें है 3 परमाणु। ये देखो फेरिक ऑक्साइड, इसमें कितने परमाणु हैं? 3 तो किसके हैं? लोहे के, और 4 किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो ये परमाणु हो गए 7। और इसमें कितने परमाणु हैं?
हाइड्रोजन इसमें 2 परमाणु। तो यही कह रहा है कि सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक, तो इनके अंदर सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक कौन है? ये फेरिक ऑक्साइड है। पहले संतुलित करेंगे, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित करेंगे। अब इसके अंदर भी ये जो यौगिक है, इसमें भी सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन है इसमें? ऑक्सीजन है। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित करेंगे। ये एक प्रकार के इसके अंदर नियम यानी समझाए गए हैं, स्टेप यानी समझाए गए हैं। आप इन कंकाली समीकरणों को जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके स्वतः ही ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से संतुलित करना है। ये तो एक प्रकार की समझने की स्टेप यानी बताई गई इसमें। 4th स्टेप में क्या कहा गया है कि तत्व के परमाणु को संतुलित करने के लिए गुणांक लगाकर परमाणुओं की संख्या संतुलित करते हैं। ये पहले ही बताया गया है कि जो भी यौगिक है या तत्व है, उनके मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है। उनके सूत्र के सामने हमारे को क्या लगाने हैं? गुणांक लगाने। या तो 1 से गुणा करेंगे, या 2 से गुणा करेंगे, या 3 से गुणा करेंगे। तो तत्व के परमाणु को संतुलित करने के लिए गुणांक लगा करके परमाणुओं की संख्या संतुलित करते हैं। यौगिक के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यौगिक का जो सूत्र है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये H2O है, तो यहाँ पर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, या H2O का होल 4 ये नहीं लिख सकते। ऐसे अगर लिखेंगे तो ये जल का जो मूल सूत्र है, ये सूत्र यानी डिस्टर्ब हो जाएगा, ये जल का मूल सूत्र नहीं रह पाएगा। तो कोई भी यौगिक है उसको उसके आगे अपन गुणांक लगा करके उनके परमाणुओं की संख्या को अच्छी तरीके से अपन लिख सकते हैं, उनको संतुलित कर सकते हैं। 5वां जो इसके अंदर स्टेप है वो है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। जो इसके अंदर यौगिक है उसकी भौतिक अवस्था कौन सी है? वो ठोस है, द्रव है, या गैस है, या उसका जलीय विलयन है। तो भौतिक अवस्थाओं के जो इसके अंदर स्टेप हैं ये देखें इसमें। जैसे गैस होगा तो उसके लिए उसके नीचे क्या लिखेंगे अपन? G लिखेंगे। अगर वो यानी द्रव होगा तो L लिखेंगे, L फॉर लिक्विड। और अगर उसका जलीय विलयन है, जलीय विलयन में उसको विलय कर रखा है, तो अपन लिखेंगे AQ यानी फॉर एक्वेटिक। और अगर वो ठोस है तो S लिखेंगे, S फॉर हो गया सॉलिड। अब जैसे ये यहाँ पर ये जो एक प्रकार का रासायनिक समीकरण दे रखा है, इसमें जैसे ये यहाँ पर ये समीकरण दे रखा है अपने को एक प्रकार का यानी संतुलित समीकरण। इस समीकरण को मैं आपको संतुलित करके बताऊंगा। ये स्टेप पढ़ने में ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप जब इनको संतुलित करना सीखेंगे, जितने ज़्यादा आप कंकाली समीकरणों का अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो यहाँ पर लोहा Fe ये कौन सी अवस्था में है? ये यानी सॉलिड, तो S लिख दिया यहाँ पर भौतिक अवस्था। और जल H2O इसके नीचे क्या लिख रखा है? G। इसका मतलब पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो पानी वो वाष्प के रूप में है, इसलिए यहाँ पर G लिखा गया है। Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड जो है इसकी कौन सी स्टेज है? स्टेट कौन सी इसकी? इसकी भी है सॉलिड। और H2 हाइड्रोजन जो गैस है ये गैस फॉर्म में है, इसलिए G। तो इस प्रकार से इनके भौतिक अवस्थाएं यहाँ पर इसके अंदर यानी कि लिखी गई है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का अंतिम चरण जो है वो है अभिक्रिया की परिस्थितियाँ, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ये एक प्रकार की रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का जो ताप, दाब और उत्प्रेरक उसके तीर के निशान के ऊपर यानी कि लिखे जाते हैं, ये आपको नहीं लिखने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक प्रश्न आए नहीं परीक्षा में, लेकिन ये उसके अंदर बताया गया है कि कैसे, जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस
इसकी अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है तो मेथिल एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। यहाँ 340 एटमॉस्फेयर यानी 340, ये जो दाब के बारे में बताया गया है जो तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं, इसी प्रकार दाब यहाँ लिख दिया, ताप का भी लिखते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस पे या कितने तापमान पर वो अभिक्रिया हो रही है, तो तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है ये। और उत्प्रेरक भी लिखे जाते हैं। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके अंदर उत्प्रेरक का रोल होता है। उत्प्रेरक यानी कि वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो मंद कर देते हैं या फिर उसको तेज कर देते हैं, तो ये उत्प्रेरक का काम है। जैसे ये अभिक्रिया लिखी गई है, ये यानी प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे हरे पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है पत्तियों में, उसका रासायनिक समीकरण है ये। जैसे CO2, यहाँ पर 6CO2, ये पहले से ही ये समीकरण संतुलित है। इसमें 6CO2 प्लस 12H2O, ये यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? एक तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जल की, और सूर्य का प्रकाश, और जो उसकी पत्तियों में जो वर्णक होता है वो क्लोरोफिल। तो तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा गया है सनलाइट और क्लोरोफिल। और उसके बाद इन ग्लूकोज का निर्माण हुआ C6H12O6 और प्लस 6O2 यानी 6 जो इसके अंदर टोटल इसके अंदर बने हैं वो ऑक्सीजन बनी है 6CO2 प्लस 6H2O। 6 अणु तो बने हैं ऑक्सीजन के और 6 अणु बने हैं किसके? जल के। तो ये एक प्रकार का हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की जो विक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के जो स्टेप थे वो स्टेप पूरे कंप्लीट हुए। अब हम कंकाली समीकरणों को संतुलित करने के उदाहरण देखेंगे, क्योंकि जब तक अपन अभ्यास नहीं करेंगे तब तक सिर्फ स्टेप पढ़ने से अपन यानी कंकाली समीकरणों को संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो अपन जितने एग्जाम्पल लेकर के उनको जब तक उनको हल नहीं करेंगे तब तक अपन किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे। जैसे एक ये समीकरण है रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे उसके अंदर स्टेप में बताया गया कि आप इसके चारों ओर बॉक्स बना लें। अगर परीक्षा के अंदर इस प्रकार से पूछा जाता है कि हिट एंड ट्रायल विधि के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, तो आपको जो मैंने 5 स्टेप बताए थे उनका वर्णन करना है। और यदि सिर्फ केवल रासायनिक समीकरण आ गया कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो आपको सिर्फ संतुलित करना है, तो उसकी आपको वहाँ पर स्टेप का वर्णन नहीं करना है। तो यहाँ पर अपन चाहे आप बॉक्स बना लो चाहे ना बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अपन अभिकारक और उत्पाद के अंदर जो भी तत्व या यौगिक हैं उनके परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे। जैसे लोहा फेरम का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, यहाँ से लिए गए, और ऑक्सीजन का 1। ये तो अभिकारक में इनकी परमाणुओं की संख्या हो गई। इधर देखो उत्पाद में फेरम लोहे के कितने हैं? 3, ये 3। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, ये 4 ऑक्सीजन के। तो अब हमारे को इस यानी समीकरण को संतुलित हमारे को करना है। तो इस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले तो ये आपने लिख लिया। इसके बाद अब देखेंगे इसमें ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, ये इस साल जो 10th की बोर्ड परीक्षा हुई थी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इस प्रकार से था कि लोहे का गुणांक कितना है, कि लोहे को किससे गुणा, इस फेरम को किससे गुणा किया जाए कि जिससे ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो देखें इसमें अपन इधर देखो लोहे का कितने हैं? इधर 1 है, इधर 3 है। तो यहाँ पर इसको अपन मल्टीप्लाई किससे कर दूँ मैं? 3 से कर दूँ। तो
इधर भी 3 हो जाएंगे और इधर भी 3 हो जाएंगे, तो यहाँ लिखूँगा मैं 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लोहा था, लोहे के जो परमाणु है वो दोनों ओर संतुलित हो गए, इधर भी 3 और इधर भी 3। ये देखो इधर भी 3 और इधर भी 3 परमाणु। ठीक है, अब देखें इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर देखो 2 और इधर हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन को हमारे को संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है अभी तक। तो फिर देखा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ 1 और यहाँ 4, तो यहाँ अगर मैं ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 हो जाएगा और इधर भी 4। तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन के यहाँ 4 नहीं लिखूँगा, 4 कहाँ लिखूँगा, यहाँ। ये जो 4 हैं ये हाइड्रोजन के भी हैं और ये ऑक्सीजन के भी हैं, तो 4 एकम 4 कितने हो गए ऑक्सीजन के परमाणु, 4 हो गए। तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया, इधर भी ऑक्सीजन के 4 ही हैं, ऑक्सीजन संतुलित हो गया और लोहा संतुलित हो गया फेरम। लेकिन अब इनसे हाइड्रोजन संतुलित है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने ऑक्सीजन को 4 से इनको गुणा किया तो हाइड्रोजन के जो परमाणु की संख्या डिस्टर्ब हो गई। देखो 4 दूनी 8, तो अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8, 2 नहीं रहे और 8 हो गए। इधर हाइड्रोजन के 8 हो गए और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 8 हुए कि नहीं हुए, ये 8। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मैं लिखूँगा 4, तो 8। तो ये एक प्रकार का संतुलित समीकरण है। तो ये अभी इस साल बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि Fe को कितने से गुणा करें कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो इसका गुणांक कितना है, 3। इसका गुणांक 3 है, जल का गुणांक कितना है, 4 है, और इसका गुणांक तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1, और हाइड्रोजन का गुणांक कितना है, 4 है। तो इस प्रकार से जब अपन अभ्यास करेंगे तो इन समीकरणों को अपन आसानी से संतुलित कर पाएंगे। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण हैं अपन उसको देखते हैं। देखें, जैसे इसमें आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कैसे लिखेंगे इसको, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो क्या कह रहा है ये, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो अब हमारे को इसको संतुलित कैसे करेंगे, सबसे पहले वही विधि, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या लिख लो और क्लोरीन के परमाणु की संख्या लिखो। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और क्लोरीन के परमाणु भी 2। इधर देखो हाइड्रोजन, आपको इधर हाइड्रोजन इस लाइन में लिखे तो इधर भी हाइड्रोजन ही लिखना है। मैं इधर जो आप एलिमेंट लिख रहे हो वो इधर भी लिखें, अगर इधर उत्पाद में है तो। कहने का मतलब ये है कि इनको एक लाइन में रखना। जैसे क्लोरीन, अब मैं अगर Cl को यहाँ लिख दूँ फिर H को यहाँ लिख दूँ तो फिर हमारे को संतुलित करने में थोड़ी परेशानी आएगी। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, ये देखो हाइड्रोजन का परमाणु कितने, 1, और क्लोरीन का भी 1। इसका मतलब इनको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों और कितने हो जाएंगे, 2 से। ये देखो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो अब देखो हाइड्रोजन भी 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, क्लोरीन 2 इधर और ये 2 क्लोरीन। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये जो दे रखे हैं बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इनके सूत्र आपको याद होने चाहिए। सूत्र याद नहीं होंगे तो ये फिर अपन नहीं कर पाएंगे। फिर आगे है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट उत्पाद बन रहा है प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमारे को इनके सूत्र याद होने चाहिए। जैसे कि बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम
क्लोराइड का क्या सूत्र होगा? बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ये सूत्र आपको याद करने हैं, या ये सूत्र कैसे बनाए जाते हैं ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उनकी जो है संयुक्ता लिखी जाती है और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे क्या बना? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 6 पर जो चैप्टर के अंदर जो आपके यानी कि क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के, उसके कुछ उदाहरण आपको बताएंगे जिससे आपका अभ्यास होगा। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न है पेज नंबर 6 पर, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये जो चैप्टर के बीच में जो यानी बॉक्सेज आते हैं और उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो हूबहू परीक्षा में उठाए जाते हैं। उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, उनको बिल्कुल देखना है, उनका अभ्यास करना। हूबहू उठाए जाते हैं, चाहे बोर्ड परीक्षा हो चाहे लोकल एग्ज़ाम हो, बिल्कुल वहीं से आते हैं प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl। तो अब हमारे को इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे और Cl के परमाणुओं की संख्या। हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं। इधर देखो H और Cl, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 1 और क्लोरीन के कितने हैं? 1। तो अब मैं इसको, इधर 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इधर यहाँ पर यानी कि क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यही मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको यहाँ लिखना है। ये देखो यहाँ पर लिखने से ये 2H के भी हैं और ये 2Cl के भी हैं। तो 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 ही क्या हो गया, इसमें क्लोरीन हो गया। तो इस प्रकार से अगला जैसे जो क्वेश्चन है आपकी पाठ्य पुस्तक का वो है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपके पाठ्य पुस्तक में ये दे रखा है सिर्फ केवल। तो जब ऐसा आ जाए तो आप इसको तो संतुलित नहीं कर सकते हो, इनके सूत्र लिखने पड़ेंगे। तो सूत्र भी आपको याद होने चाहिए, जो कि 9th क्लास के अंदर आपको बताए गए कैसे सूत्र इसका उनका बनाए जाते हैं। तो देखो ये सूत्र है बेरियम क्लोराइड का BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो अब हम इसको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले वही इधर लिख लेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं। बेरियम है, एक यानी क्लोरीन है, इधर एल्यूमिनियम है, फिर क्या है एस फॉर सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये इधर उत्पाद इसमें अभिकारक में ये तत्व हैं। जैसे बेरियम के परमाणु कितना है? 1 है, ये देखो बेरियम का 1 है। इसके क्लोरीन के कितने हैं? यहाँ 2 हैं, इधर तो है नहीं इसमें, तो क्लोरीन के परमाणु 2। एल्यूमिनियम के देखो कितने हैं? Al2, तो एल्यूमिनियम के परमाणु कितने हो गए? 2। सल्फर के कितने हैं? यहाँ सल्फर 1, लेकिन कोष्टक में इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ सल्फर के कितने हैं? ये 3 जो है इस कोष्टक में जो दे रखा है वो यानी सभी का है। तो सल्फर कितने हैं? 3। तो सल्फर कितने हो गया? 3। ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन इधर आप तो 4 लिखोगे। मैं 4 लिखूं या क्या लिखूं बताओ आप, इसका ने कमेंट करके बताएं। तो 4 4 तरी 12, 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे?
3 से, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अब देखो इधर भी उत्पाद के अंदर भी ये बेरियम और Cl इधर भी है तो लिखेंगे, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम भी लिखेंगे, और सल्फर है तो सल्फर भी लिखेंगे, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी लिखेंगे। इधर बेरियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं, एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, सल्फर कितने हैं, यहाँ सल्फर 4 नहीं है। अब देखो कोष्टक होता और वो ये से होता तो लिखते, यहाँ सल्फर कितना, 1 है, ये 4 तो ऑक्सीजन के हैं, तो सल्फर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और ऑक्सीजन कितना लिखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो ये इस प्रकार से अभी तक हमने इनके परमाणुओं की संख्या को लिखा है। अब इनको संतुलित करेंगे। देखो बेरियम संतुलित है, क्लोरीन 2 है या 3 है, सब देखो एल्यूमिनियम को करेंगे सबसे पहले। एल्यूमिनियम या 2 है या एल्यूमिनियम 1 है, तो एल्यूमिनियम को मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, हो गए 2। अब एल्यूमिनियम ये यहाँ 2 लिखूँगा, ये यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो एल्यूमिनियम हमारा कंप्लीट हो गया। अब एल्यूमिनियम को हमने जहाँ संतुलित किया तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, देखो एल्यूमिनियम के 2 लिखने से अब यानी क्लोरीन कितने हो गए, अब क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए क्लोरीन। क्लोरीन कितने हो रहे हैं, 6, तो यहाँ पर मैं कितने कर दूंगा, यहाँ 6 हो गए क्लोरीन। इधर क्लोरीन 6 है और इधर क्लोरीन कितने हैं, 2 है। इसका मतलब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो जाएगा। अब क्लोरीन ये रहा, तो यहाँ इसके 3, ठीक है। ये जब किया गया अब तो ये हो गया क्लोरीन। अब यानी क्लोरीन को मल्टीप्लाई करने से देखो क्या इफेक्ट पड़ा, बेरियम कितने हो गए, बेरियम हो गए 3, ये बेरियम हो गया 3, तो बेरियम यहाँ 3 हो गया। तो अब देखो बेरियम 3 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, तो इधर बेरियम 3 है, इधर बेरियम कितने हैं, 1 ही है, तो इधर भी बेरियम को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से, तो यहाँ कितने लिखूँगा, 3, तो ये हो गया बेरियम हमारा हो गया, क्लोरीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब देखते हैं अपन इसको एस को, सल्फर। देखो सल्फर कितने हैं, 3 है, सल्फर 3 है, सल्फर 3। इधर देखो सल्फर 1 है, लेकिन यहाँ देखो अब ये 3 जो है, ये 3 बेरियम का भी है, सल्फर का भी है, ऑक्सीजन का, तो 3 एकम 3, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा सल्फर है वो यहाँ पर यानी संतुलित हो चुका है। अब देखो ऑक्सीजन इधर 12 है, इधर कितने हैं, जो पहले लिखे थे 4 थे, लेकिन अब कितने हो गए, ये देखो ऑक्सीजन 3 चौक 12, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 हो गए। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया है। ये थोड़ा बड़ा समीकरण था, शायद आप सोच रहे होंगे कि कैसे क्या हुआ है, तो आप अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। जितने ज़्यादा इसमें अभ्यास करेंगे ये जो रासायनिक समीकरणों के, उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अपन कर पाएंगे। अब अगला जो रासायनिक समीकरण है, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसको हमारे को संतुलित करेंगे। सबसे पहले इनके यानी सूत्र लिख लेंगे, सोडियम Na प्लस जल का H2O, इससे बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। इधर सोडियम के कितने परमाणु हैं, 1, हाइड्रोजन के 2, और ऑक्सीजन का 1 हो गया, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए। इधर सोडियम का 1 है, हाइड्रोजन 3, 2 तो इधर और 1 ये, 3, और ऑक्सीजन 1। अब हमारे को इसको संतुलित करना है, तो देखो सोडियम संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित है, सिर्फ हाइड्रोजन को हमारे को संतुलित करना है। यह हाइड्रोजन 2 है और यह हाइड्रोजन 3 है, तो अब इनको हमारे को संतुलित करना है।
तो देखो यहाँ जो हाइड्रोजन 3 है वो 2 इधर है और 1 इधर है, तो यहाँ हाइड्रोजन के हमारे को 4 करने पड़ेंगे। तो 4 करने पड़ेंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि इधर हाइड्रोजन को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर हाइड्रोजन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। ऐसे संतुलन नहीं हो पाएगा। ऐसे अपन करेंगे तो बाकी दूसरे जो एलिमेंट हैं उनके परमाणु की संख्या डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गई, तो इधर हाइड्रोजन हमारे को 4 करने में इजी हो जाएगा। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो हाइड्रोजन तो हो गया हमारा संतुलित, लेकिन अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। और इधर भी देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ये ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया हमारा। लेकिन सोडियम देखो, अब सोडियम यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए सोडियम। अब और इधर सोडियम 1 ही है, तो सोडियम को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। तो ये 2 से। तो इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हुआ है हमारा। तो इस प्रकार से अपन जितना अभ्यास करेंगे तो आसानी से अपन संतुलित करना सीख जाएंगे। अब आगे जो अगला जो आपका उदाहरण है उसमें अपन देखते हैं, एक इसके अंदर ये देखो, ये है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ये लिख रखे हैं यहाँ एक्वेटिक, यानी इनका जलीय विलयन है, ये भी इसका जलीय विलयन है। NaCl ये अभिकारक है, फिर उत्पाद क्या बने, NaCl नमक, ये सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। तो इनके हमने लिख लिए हैं यहाँ पहले से ही। ये देखो इधर इसमें बेरियम का परमाणु 1 है, क्लोरीन का 2 है, सोडियम के 2 हैं, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के ये 4 हैं। इधर भी हमने, ये कुछ पहले गलत हो गया था लिखना इसमें, तो बेरियम का 1 है, ये क्लोरीन का 1 है, सोडियम का ये 1 है और सल्फर का ये 1 और ऑक्सीजन के ये 4। तो ये यहाँ पर इनकी भौतिक स्थिति भी इसके अंदर लिखी गई। अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि उनकी भौतिक स्थिति लिखें तो एक्वेटिक, ये एक्वेटिक, ये एक्वेटिक और ये हो गया सॉलिड। तो देखो बेरियम यहाँ पर यानी संतुलित है। यहाँ पर देखो क्लोरीन 2 हैं, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लोरीन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्लोरीन को 2 से, तो कितने हो गए 2। तो यहाँ पर क्लोरीन को यहाँ नहीं करूँगा मैं, यहाँ से, ये 2 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो सोडियम के कितने हो गए, यहाँ सोडियम के भी देखो 2 हो गए, तो सोडियम के कितने हो गए 2 और सोडियम के इधर हमारे को 2 चाहिए, तो सोडियम हमारा हो गया संतुलित और हमारा यानी कि क्लोरीन हो गया संतुलित। अब देखो ये सल्फर, ये सल्फर पहले से ही संतुलित है 1 और ये ऑक्सीजन पहले से ही संतुलित है 4 और बेरियम हमारा पहले से ही संतुलित है 1। तो इसमें सिर्फ इतना ही करना पड़ा कि हमारा समीकरण संतुलित हो गया। देखो अब देख लो, इधर बेरियम 1 है, इधर 1 है, क्लोरीन 2 है, ये क्लोरीन 2 है इधर, ठीक है, सोडियम 2 हैं, ये देखो सोडियम इधर 2 हैं, ठीक है, और सल्फर 1 है, ये सल्फर भी इधर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इसमें हमारे को बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ी और ये हमारा संतुलित हो गया। अब देखो आगे इसमें ये NaOH प्लस HCl, तो इधर Na सोडियम के कितने हैं 1 है और ऑक्सीजन के कितने हैं 1 है और हाइड्रोजन के कितने हैं 1 है। हाइड्रोजन के 1 नहीं है, देखो सोडियम 1 है, ऑक्सीजन के 1 लिख लिया, हाइड्रोजन के 1 यहाँ और 1 यहाँ, कितने हो गए 2 हो गए। तो
हाइड्रोजन 2 है, और Cl ये इधर 1 है, तो Cl के कितने हो गए 1। इधर देखें अपन सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और Cl यानी क्लोरीन। सोडियम के कितने हैं 1 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 1 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, और क्लोरीन कितने हैं 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सारे संतुलित हैं। देखो सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1। मतलब ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसको आपको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से भी चेक कर लो, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 और 1 इधर, ये 2 और इधर भी हाइड्रोजन 2। तो ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। ऐसे समीकरण भी परीक्षा में आ जाते हैं, तो आपको इसमें कोई भी गुणांक नहीं करना है। तो ये हमने कुछ अभ्यास किए हैं समीकरणों को संतुलित करने का। समीकरण संतुलित करने का क्वेश्चन 100% आता है परीक्षा में, और ये हमने 4-5 उदाहरण जो किए हैं, आप भी आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो दे रखे हैं पीछे प्रश्न समीकरणों को संतुलित करने का, उनका बार बार अभ्यास करें तो आपकी अच्छी इसके अंदर प्रैक्टिस होगी और आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को हल कर पाओगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में इन वीडियो को शेयर करें।